हेलो एवरीवन। हम अपने पुराने वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे लॉजिक यूज करके हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं तो कुछ क्वेश्चंस तो स्कोर बूस्ट करने के लिए सॉल्व कर ही सकते हैं। तो उसी सीरीज में हम आगे के 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज 11 से 20th क्वेश्चन तक हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट अस बिगिन। 11th question. Which of the following is are not true regarding the प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना? तो इसमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में पूछा है। आई एम अज्यूमिंग कि ज्यादातर लोगों ने डिटेल में तो नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पता होगा कि क्या है, लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ा होता है सबने। तो हम पेरिफेरल नॉलेज का यूज करके और लॉजिक का यूज करके हम देखते हैं हम इसे सॉल्व कैसे कर पाएंगे। इसने हिंट खुद ही दे दिया है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है वो ओल्ड एज प्रोटेक्शन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए है। तो अब देखो, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, ईच सब्सक्राइबर शैल रिसीव मिनिमम अश्योर्ड पेंशन ऑफ रुपीज 2000 पर मंथ। तो जैसे हमने पहले सीखा है कि भाई जो भी चीजें ऑब्जेक्टिव हैं बहुत ज्यादा, जो फैक्चुअल हैं, जिन्हें रिप्लेस किया जा सकता है, हम उन पे ध्यान देंगे। जैसे कि यहाँ पर रुपीज 2000 पर मंथ है। आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 55 ईयर्स, तो 55 ईयर्स और 2000 रुपीज पर मंथ, ये हम बहुत आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं किसी और नंबर से। दैट इज वाई इसे गलत करना डिफिकल्ट है। ईच सब्सक्राइबर सेल रिसीव मिनिमम अश्योर्ड पेंशन ऑफ रुपीज 3000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। अब आप फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स देखिए, ये बिल्कुल सेम स्टेटमेंट्स हैं। इनमें सेम ही चीज के बारे में बात करी जा रही है, बस फिगर्स चेंज्ड हैं। तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि अगर एक सही होगा तो दूसरा सही नहीं हो सकता। और जनरली ऐसे में क्या होता है, देखो, दोनों के सही होने की पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल जीरो है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन हाँ, दोनों के गलत होने की पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही नंबर्स गलत हो, दोनों में ही डेटा गलत हो। लेकिन यूजुअली होता ये है, हमेशा जब सिमिलर स्टेटमेंट्स होती हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि उनमें से एक सही और एक गलत होता है, दोनों गलत कभी नहीं होते। ऑलमोस्ट ऑलवेज अगर दो सिमिलर स्टेटमेंट्स हैं तो उसमें से एक सही एक गलत होगा, दोनों गलत कभी नहीं होते। तो फर्स्ट एंड सेकंड में एक स्टेटमेंट सही होगा हमारा और एक होगा हमारा गलत। आते हैं थर्ड स्टेटमेंट में, ड्यूरिंग द रिसीट ऑफ पेंशन इफ द सब्सक्राइबर डाइज द डिपेंडेंट मेंबर्स of the beneficiary shall be entitled to receive 50% of the pension received by beneficiary as family pension। अब देखिए यहाँ पर 50% की बात करी गई है, ये गलत हो सकता है, या फिर कौन रिसीव करेगा, ये भी तो चीज गलत हो सकती है। तो डिपेंडेंट मेंबर की बात करी गई है। अब डिपेंडेंट मेंबर कौन है, अब आप ये देखिए कि डिपेंडेंट मेंबर जो है ये कभी भी क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है। डिपेंडेंट मेंबर हर वो मेंबर फैमिली का जो अपने लाइवलीहुड के लिए, नॉट एग्जैक्टली लाइवलीहुड, अपने लाइफ को मेंटेन्ड रखने के, लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने के लिए अर्नर पर डिपेंडेंट होता है, उसे हम डिपेंडेंट मेंबर बोल सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग आप में से जो ये लेक्चर देख रहे होंगे, उनके पेरेंट्स उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे होंगे अभी, वो शायद नौकरी नहीं कर रहे होंगे, शायद कॉलेज में होंगे, एक्स वाई जेड रीजंस के लिए। तो उन लोगों को डिपेंडेंट मेंबर्स बोला जा सकता है। अब जब डिपेंडेंट मेंबर क्लियरली डिफाइंड है ही नहीं, तो ये पेंशन किसको देंगे, तो दिस हैज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इनकरेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट पे आते हैं, द सब्सक्राइबर्स डिस्ट्रीब्यूशन टू पीएमएसवाईएम इज थ्रू ऑटो डेबिट फैसिलिटी फ्रॉम हिज हर सेविंग बैंक अकाउंट जनधन अकाउंट एंड इट रेंजेस फ्रॉम ₹50 to ₹500 पर मंथ। ओके, अब चारों स्टेटमेंट में मुझे कुछ ऐसा मिल गया है जिसे बहुत आसानी से गलत किया जा सकता है। और इसमें पूछा है नॉट करेक्ट, तो मतलब गलत स्टेटमेंट इसमें पूछी है। अब देखो, 1 और 2 में हमने बोला था एक ही स्टेटमेंट गलत होगी, एक सही होगी। तो अगर हम 1 और 2 में देखें तो 55 ईयर्स और 60 ईयर्स देखो। अब आप देखो, पेंशन जब भी देखी जाती है तो
55 ईयर्स के बाद कभी रिटायरमेंट एज सुनी है आपने किसी की कि रिटायर हो रहा है 55 ईयर्स के बाद? मतलब बहुत कम ऐसा देखा होगा आपने, लेकिन 60 ईयर्स ऑफिशियल रिटायरमेंट एज है। 58 ईयर्स, 60 ईयर्स, अलग अलग जगह पर अलग अलग है। तो आई वुड से कि टू के करेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टेटमेंट वन। तो मैं अगर यहाँ पर स्टेटमेंट वन को गलत मानूं तो मैं ऑप्शन बी को काट सकता हूँ, राइट। और और स्टेटमेंट थ्री अभी मैंने आपको समझाया था कि वो गलत क्यों होगा, डिपेंडेंट मेंबर्स नहीं है इसलिए, क्योंकि डिपेंडेंट मेंबर्स तो क्लियरली डिफाइंड ही नहीं होता। तो थ्री आंसर में आएगा ही आएगा, वन आएगा, तो उससे नैरो डाउन नहीं होता है। और आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ स्टेटमेंट भी एक्चुअली गलत है। ये जो रेंज है आपको, ये गलत दी हुई है। दिस रेंज इज एक्चुअली ₹55 to ₹200 पर मंथ। तो हमारे वन, थ्री एंड फोर स्टेटमेंट जो हैं वो इनकरेक्ट है, एंड हेंस जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन सी, वन, थ्री एंड फोर होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेल्थ क्वेश्चन की बात करते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मुस्कान इनिशिएटिव। मुस्कान, ओके। अब इस इनिशिएटिव के बारे में उस टाइम पर जब ये एग्जाम हुआ था 2023 में हुआ था, एंड एक्चुअली ये 2022 ईयर का एग्जाम था और 2021 में ये स्कीम आई थी। तो उस टाइम पर लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे, एक इंपॉर्टेंट टेक्निक सीखेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, पिकिंग द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट। अब देखो चारों स्टेटमेंट पढ़ते हैं भाई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मुस्कान इनिशिएटिव टू रिड्यूस प्रिवेंटेबल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी ऑफ चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई मुस्कान इनिशिएटिव का वन ऑफ द मोटिव ये है, वन ऑफ द गोल ये है कि उन्हें प्रिवेंटेबल मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी बच्चों की रिड्यूस करनी है जो बच्चे 12 साल से कम एज के हैं। अब देखो कुछ लोग क्या करेंगे, सोचेंगे कि भाई डेटा दिया हुआ है काट देते हैं ऐसे, लेकिन याद रखना दिस इज नॉट डेटा पॉइंट। डेटा पॉइंट गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जब रेंज दी होती है तो उसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती। दिस इज अ रेंज कि 12 साल से कम एज के बच्चे, मतलब वो एक दिन से लेके 12 साल के बीच में हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी रेंज है, छोटी सी रेंज नहीं है। तो इसे देख के हम एकदम से काटेंगे नहीं। दूसरी स्टेटमेंट, ऑल प्रेग्नेंट विमेन एंड सिक इन्फेंट्स, ओके। ये प्रेग्नेंट विमेन और सिक इन्फेंट्स की बात कर रहा है अप टू 1 ईयर ऑफ एज। अब इन्फेंट है तो अप टू 1 ईयर ऑफ एज, कोई ये 1 ईयर देख के नहीं काटेगा क्योंकि इन्फेंट्स की बात हो रही है। अब इन्फेंट्स के लिए 5 ईयर तक नहीं जाएगा वो, ऑब्वियसली इन्फेंट्स की डेफिनेशन में ही आता है कि बहुत छोटी एज होती है उनकी, मंथ्स में एज होती है, राइट। Attending public health facilities are entitled to free services, drugs and consumables as well as diagnostic services। तो इसमें पूरा स्टेटमेंट सही है, गलत क्या हो सकता है वो हम अभी आगे देखेंगे। थर्ड स्टेटमेंट, टू प्रोवाइड चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज टू द न्यू बॉर्न एंड चिल्ड्रन इन ह्यूमेन एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट। लास्ट स्टेटमेंट है, इट इज एन इंटेंसिफाइड प्रोग्राम टू ब्रिंग अनडाइल्यूटेड फोकस ऑन प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड अदर इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस। अब आप देखिए इसमें ना, अगर आप गौर से देखें स्टेटमेंट्स को, तो चारों स्टेटमेंट में बच्चे की बात कर रहा है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, लेकिन दो स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जिसमें ये विमेन की बात भी कर रहा है, प्रेग्नेंट विमेन या फिर जो न्यूली मदर बनी है विमेन उनकी बात कर रहा है, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मतलब विमेन को रिलेटेड, विमेन से रिलेटेड चीजों की भी बात कर रहा है। अब अगर किसी को भी मुस्कान के बारे में, मुस्कान स्कीम के बारे में थोड़ा सा भी पता है तो उसे ये पता होगा कि मुस्कान जो है वो बच्चों के लिए थी स्कीम, बच्चों के लिए थी। तो हम देखेंगे कि प्योरली बच्चों के लिए कौन से स्टेटमेंट्स हैं। तो अगर आप देखोगे तो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट थ्री जो है वो प्योरली बच्चों के लिए है, एंड टू एंड फोर स्टेटमेंट ये विमेन वाला सबसेक्शन भी इंक्लूड करते हैं।
तो मैं मान के चलूंगा कि 2 और 4 जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं एंड 1 और 3 करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। ऑड वन आउट क्यों बोला मैंने? कि हम इन्हें क्लियरली स्टेटमेंट्स को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। और आप अगर ऑप्शंस देखें तो दो ही स्टेटमेंट है हमारी जो पॉसिबली सही हो सकती हैं। तो इसका मतलब अगर मैं क्लियरली देख सकता हूं कि दो स्टेटमेंट सिर्फ बच्चों के बारे में बात कर रही है और दो स्टेटमेंट मदर्स के बारे में बात कर रही है, तो या तो बच्चों वाली स्टेटमेंट सही होंगी या मदर्स वाली स्टेटमेंट सही होंगी। अब आप देखिए, क्या 2 और 4 कहीं दिया हुआ है? अगर आप मान लो, हाँ, आपको नहीं पता होता कि मुस्कान इनिशिएटिव बच्चों के लिए है, तो आप ये तो मान सकते हो कि या तो मदर्स वाली स्टेटमेंट को सही मानूंगा या चिल्ड्रन वाली स्टेटमेंट को सही मानूंगा। अगर मैं मदर्स वाली स्टेटमेंट को सही मानता हूं तो मुझे 2 और 4 को सही मानना पड़ेगा। क्या ऑप्शन में कहीं भी 2 और 4 है? नहीं, राइट। तो इसका मतलब हमें चिल्ड्रन वाली स्टेटमेंट को सही मानना पड़ेगा और चिल्ड्रन वाली स्टेटमेंट यहां सही है भी। ओके, तो 1 और 3 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। एक्चुअली थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन बता देता हूं आपको कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट है, तो सेकंड स्टेटमेंट एक्चुअली सही है, लेकिन ये इस स्कीम से रिलेटेड नहीं है। ये है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम स्कीम से। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम से रिलेटेड। और जो फोर्थ हमारा रिलेटेड है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम, ना कि मुस्कान। मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम। तो एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूं। स्टेटमेंट 1 और 3 आर रिलेटेड टू चिल्ड्रन प्योरली। स्टेटमेंट 2 और 4 आर रिलेटेड टू मदर्स। तो हमें यहाँ पर देखना है कि 2 और 4 एक सब ग्रुप बना रहे हैं, 1 और 3 एक सब ग्रुप बनाने हैं। अब मैं देखता हूं कौन से सब ग्रुप की स्टेटमेंट सही होंगी, कौन सी गलत होंगी। अगर मैं मदर्स वाले सब ग्रुप की स्टेटमेंट को सही मानूं तो वैसा कोई ऑप्शन हमें देखने को मिलता ही नहीं है हमारे क्वेश्चन में। तो मैं सही मानूंगा चिल्ड्रन वाले सब ग्रुप को। अब आते हैं नेक्स्ट 13th क्वेश्चन पे। अब ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हैं, ये मैंने आपको बताया था आर नॉट दैट डिफिकल्ट टू सॉल्व। अगर क्वेश्चन ही बहुत डिफिकल्ट बना दिया जाए जो हम कभी पढ़ते नहीं है या फिर सिलेबस में बहुत ज्यादा डीप हिडन होता है, तब जाके ये क्वेश्चंस हमसे गलत होंगे। अगर ऊपर ऊपर है तो गलत नहीं होंगे। अब ये क्वेश्चन आता है डायरेक्टली हमारा आयुष प्रोग्राम से। अगर आयुष के बारे में किसी ने थोड़ा भी पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर देगा। नहीं भी पढ़ा है तो हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। चार मेडिसिन सिस्टम्स की बात करी हुई है, सोवा रिगपा, सिद्ध, यूनानी, आयुर्वेद। तो देखो, सबसे पहले हम आयुर्वेद की बात करते हैं क्योंकि आयुर्वेद को हम सबसे ज्यादा जानते हैं। अब आयुर्वेद में क्या हमने देखा है कि हर्ब्स वगैरह को यूज करके, एक्सरसाइज को यूज करके, मेडिटेशन को यूज करके, और हम क्या खा रहे हैं, हमारी जो डाइट है उसको कंट्रोल करके हमारा इलाज किया जाता है आयुर्वेद में। तो इससे रिलेटेड अगर कोई स्टेटमेंट मिलती है तो हम मान के चलेंगे कि वो आयुर्वेद को एक्सप्लेन कर रही है। स्टेटमेंट बी पर आते हैं। हेल्थ इज अ प्री रेक्विजिट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ लाइफ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आप इसे क्लियरली रिलेट कर सकते हैं आयुर्वेद से। मैं कोई लॉजिक नहीं बता रहा हूं, आप पढ़ते ही बता देंगे कि भाई ये आयुर्वेद की बात हो रही है। यूनानी, थर्ड वाला जो है। अब यूनान, पेरिफेरल नॉलेज की बात करते हैं। यूनान हम बेसिकली ग्रीस को रेफर करने के लिए बात करते हैं। जिसने भी हिस्ट्री पढ़ी है यूनान के बारे में पढ़ा होगा, या फिर बचपन में लिटरेचर पढ़ते थे तो स्टोरीज आ जाती थी। ठीक है, यूनानी, नरेश, पिथियस वगैरह वगैरह। तो यूनान मतलब ग्रीस। अब यहाँ पर एग्जैक्टली ग्रीस का नाम नहीं लिया गया, लेकिन फॉरेन प्लेसेस की बात करी गई है। तो मैं मान सकता हूँ कि फॉरेन फॉरेन सिस्टम से रिलेटेड जो मेडिसिन सिस्टम है वो स्टेटमेंट सही होगी यूनान के लिए। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट पे जाऊं तो फ्यूजन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस लाइक इजिप्ट, अरेबिया, इंडिया, ईरान, चाइना एंड सीरिया, इसे मैं क्लियरली यूनान से एसोसिएट कर सकता हूं।
अब आप देखेंगे नेक्स्ट बच्चे हैं सोवा, रिग्पा और सिद्ध। अगर पेरिफेरल नॉलेज है तो बहुत सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को पता हो, नहीं भी पता हो, तो क्वेश्चन हमारा यही सॉल्व हो चुका है, क्योंकि देखिए थर्ड का ए और फोर्थ का बी जिस भी ऑप्शन में मिलेगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। थर्ड का ए, फोर्थ का बी। अब इससे हमारा ए और बी ऑप्शन तो कट जाते हैं, सी और डी में कंफ्यूजन रह जाती है। तो अभी लॉजिकली अगर हम देखें तो हम सिर्फ 50-50 तक आ सकते हैं, आंसर डिटरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी पता है, अगर आपको ये पता है सिद्ध जो है ये सिस्टम साउथ इंडिया से आता है, स्पेसिफिकली मोर स्पेसिफिकली तमिलनाडु से आता है, अगर इतना भी पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि सी वाला स्टेटमेंट देखिए, सिस्टम इज इवॉल्व्ड बेस्ड ऑन 96 टूल्स और प्रिंसिपल्स तथ्यवाद। ओके, इस चीज को बहुत क्लियरली ध्यान में रखना और बहुत ज्यादा फोकस करना। ब्रैकेट्स में जो चीजें दी होती हैं हम यूजुअली क्या करते हैं, हम उन्हें इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। अब ये जो इस तरीके की जो फेनेटिक्स है, साउंड्स हैं, ये तमिल लैंग्वेज में यूज होती है, थथुवाज। ओके, तो साउथ से रिलेटेड अब अगर हम देखेंगे तो ये वर्ड सदर्न लग रहा है मुझे। बस मैं यही देख, अगर मैं ऑब्जर्व कर पाया तो मैं सिद्ध को सी से रिलेट कर जाऊंगा, और सी अगर हमारा टू है तो हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये तो पोस्ट रिजल्ट या पोस्ट आंसर की एनालिसिस है और ऐसे तो कोई भी सॉल्व कर लेगा। दिस इज हाफ ट्रूथ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एग्जाम में बैठ के इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एग्जाम में सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। अगर हमने अभी ओवरऑल मान लो 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं लॉजिकली, तो एग्जाम में 3 या 4 ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, बाकियों में गलती हो जाएगी। लेकिन हम जो ये टेक्निक्स या फिर हम ये जो लॉजिकल इन्फेरेंस सीख रहे हैं, ये हम अपना सोल वेपन लेके नहीं जाएंगे एग्जाम में से, हम इसे अपने आप को हेल्प करने के लिए सीख रहे हैं, हम इस पर डिपेंड करके नहीं जाएंगे। ओके, 14th क्वेश्चन फिर से मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, इजी होते हैं यूजुअली। सार्थक, दीक्षा, प्रबंध और टॉकिंग बुक्स। सबसे पहले टॉकिंग बुक्स की बात कर लेते हैं। टॉकिंग बुक्स मतलब कुल मिला के ऐसा होगा, बुक्स क्या होता है, बेसिकली हम रीड करते हैं उसे देख के। तो जो लोग देख ना पाए या किसी वजह से बुक को पढ़ ना पाए, या तो लिटरेट ना हो, ठीक है, पढ़ना ना आता हो, या फिर देख ना सके, ऐसे लोगों के लिए टॉकिंग बुक्स हेल्पफुल रहेंगी। कहने का मतलब जो भी लोग किसी भी वजह से डिफरेंटली एबल्ड हैं या फिर इलिटरेट हैं, उनको हेल्प करेगी। तो अगर इससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट आती है तो मैं बोल सकता हूं कि भाई बिल्कुल ये आंसर उससे मैच कर सकता है। ओके, तो हम देखते हैं कोई ऐसी स्टेटमेंट है, देखिए, डेवलप्ड टू एड दिव्यांग स्टूडेंट्स, बिल्कुल इससे रिलेट कर रहा है। लेकिन अभी और स्टेटमेंट्स भी पढ़ लेते हैं, क्या पता बेटर फिट मिल जाए कोई। बी, प्रोजेक्ट अप्रेजल बजटिंग अचीवमेंट एंड डेटा हैंडलिंग सिस्टम पोर्टल, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। नेक्स्ट इज ई लर्निंग एक्सपेंडेड थ्रू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। मुझे टॉकिंग बुक्स का तो देखो ए ही समझ में आ रहा है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट, सार्थक की बात कर लेते हैं, फर्स्ट वाले की। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल बजटिंग अचीवमेंट एंड डेटा हैंडलिंग सिस्टम पोर्टल, ये तो नहीं समझ में आ रहा कुछ। अब नेक्स्ट वाला देखो, सार्थक, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये इसकी फुल फॉर्म जैसा लग रहा है। अब एग्जैक्टली फुल फॉर्म नहीं है, वो क्यों? क्योंकि ऑफ लेट रिसेंटली जो स्कीम्स आ रही हैं उसमें कोशिश ये की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आपने स्कीम्स को पढ़ा है तो आपने ये देखा होगा कि वो एक मीनिंगफुल वर्ड बनाने की कोशिश करते हैं और फिर उसे फिट करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से ये एक इसकी फुल फॉर्म थोड़ा सा मैच कर जाए इसके ऑब्जेक्टिव से। एग्जैक्ट फुल फॉर्म सब नहीं बन पा रही हैं। और अगर आप देखें तो सार्थक जो है ये थोड़ा थोड़ा देखिए, एस आ रहा है, टी आ रहा है, एच आ रहा है, फिर ए आ रहा है, तो
ये सार्थक से रिलेटेड है, क्वालिटी के लिए क्यू आ गया, तो आप देख सकते हैं सार्थक से रिलेट कर रहा है ये। नेक्स्ट है दीक्षा। दीक्षा अगर हम देखें तो डी वाला देखिए आप, ई लर्निंग एक्सपेंडेड थ्रू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, DIK, DIKSHA। तो दीक्षा बचा हुआ प्रबंध है। अगर आप देखना चाहें तो देखो ये भी कुछ ऐसा ही है, प्रोजेक्ट अप्रेजल बजटिंग अचीवमेंट एंड डेटा हैंडलिंग सिस्टम पोर्टल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम ऐसे देखें और मैच करने की कोशिश करें तो देखो वन वाला जो है सी के पास जा रहा है, टू वाला डी के पास जा रहा है। वन ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो सकता है, ये भी नहीं है, तो यस हमारा सी जो है वो आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 15th क्वेश्चन। पीएम श्री स्कूल्स हैव द फॉलोइंग फीचर्स। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब ये ना इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं और हम सोसाइटी सॉरी सोशल साइंस में भी पढ़ते हैं, जो स्कीम्स हैं उसमें भी पढ़ते हैं कि डिफरेंस क्या होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम में। तो अगर ये पता होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। चलो ये मैं बाद में बताऊंगा होता क्या, उससे पहले हम लॉजिकली इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर विच मोर देन 15,000 स्कूल्स। याद रखना अभी अभी मैंने बोला था अगर ये एग्जैक्टली 15,000 बोलता तो इसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एग्जैक्टली 15,000 स्कूल की बात कर रहे हैं, इट इज फार फेस्ट। हमेशा रेंज में बात करनी चाहिए जब स्कीम्स की बात होती है, लेकिन ये बोल रहा है मोर देन 15,000 स्कूल्स, तो हम इसे गलत नहीं मानेंगे। विल बी क्वालिटेटिवली स्ट्रेंथन टू इंक्लूड ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सेकंड स्टेटमेंट, सच स्कूल्स विल बी डेवलप्ड एज ग्रीन स्कूल्स इनकॉर्पोरेटिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली एस्पेक्ट। बिल्कुल पॉजिटिव बात करी गई है, कुछ भी गलत नहीं बोला गया, तो इस स्टेटमेंट को तो मैं बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े बिल्कुल सही करेक्ट मार्क कर दूंगा। मैं सेकंड थॉट दूंगा भी नहीं इस स्टेटमेंट पे कि ये गलत भी हो सकता है कि नहीं, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे गलत किया जा सके। थर्ड, पीएम श्री स्कूल्स विल बी डेवलप्ड बाय स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग स्कूल्स फ्रॉम अमंगस्ट स्कूल्स मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, स्कूल्स मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। मैंने बताया था ओनली एक ट्रैप वर्ड है, जब भी आए तो इस पे फोकस रखना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम से गलत कर देना इसे, लेकिन इस पे फोकस रखना है कि ये क्या कहना चाह रहा है। ऐसे प्राइमा फेसी ये गलत स्टेटमेंट दिख रही है मुझे, लेकिन अभी हम सब कुछ एनालाइज करेंगे उसके बाद देखेंगे। फोर्थ, पीएम श्री स्कूल्स will be developed by strengthening the existing school from amongst schools managed by central government, state, यूटी गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, केवीएस, एनवीएस। अब देखो पिछले स्टेटमेंट में बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, इसमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट की बात भी कर रहा है, तो या तो थ्री सही होगा या फोर। और अगर आप लॉजिकली सोचें तो गवर्नमेंट स्कीम मैक्सिमम पॉसिबल लोगों का भला करना चाहती है, तो मैं बोलूंगा कि फोर सही है, थ्री गलत है। ठीक है, तो देखो आंसर तो हमारा यहीं से आ गया, क्योंकि ये करेक्ट पूछ रहा है और ऑप्शन के हिसाब से तीन स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगी, मतलब एक इनकरेक्ट होगी और एक इनकरेक्ट मुझे मिल चुकी है थर्ड स्टेटमेंट में, तो जहां भी थर्ड है ऑप्शन वो काट दो और डी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अब इसमें एडिशनल चीजें मैं आपको बता देता हूं जिससे कि आप बिल्कुल शॉर्ट हो जाओगे, ये आपका आंसर सही ही है। पहला पहला पॉइंट कि थ्री और फोर को देखो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली की बात कर रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, यूटी गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, केवीज और एनवीएस सब की बात कर रहा है। तो इसका मतलब जिसमें ज्यादा चीजों की बात करी जाए, जैसे हमने पीछे एक क्वेश्चन देखा था वो हरियाणा गवर्नमेंट की कोई स्कीम थी, ये 8th क्वेश्चन देखो, मैंने क्या बोला था, जो सबसे बड़ा सेट हो जिसमें सबसे ज्यादा फैसिलिटीज दी जाए वो यूजुअली करेक्ट होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं ये प्रो गवर्नमेंट आते हैं, ठीक है, प्रो स्टेट आते हैं, गवर्नमेंट ना बोल के मैं बोलूंगा प्रो स्टेट आते हैं। तो ऐसे ही इसमें ज्यादा प्रो स्टेट क्या दिख रहा है आपको, थर्ड या फोर्थ, ऑब्वियसली फोर्थ, तो फोर्थ वाला सही है।
अब अगर किसी को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब पता होता तो वो थर्ड और फोर्थ में इतना ज्यादा दिमाग लगाएगा ही नहीं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वो होती हैं जिन स्कीम्स में कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस करती है और कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस करती है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस करेगी तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स को बढ़ावा दिया जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, अगर मैं इसे सही मान रहा हूं तो थर्ड स्टेटमेंट सही नहीं हो सकती। तो सब कुछ पॉइंट टुवर्ड्स थर्ड स्टेटमेंट बीइंग इनकरेक्ट कर रहा है, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग वाला है, काफी इजी, देखते हैं। युक्ति योग्य कलाकृति की तकनीक। ओके, ये बोल रहा है कि युक्ति योग्य कलाकृति मतलब आर्टिस्ट, आर्ट से रिलेटेड कुछ होगा, और युक्ति हो गया मतलब एम्प्लॉयमेंट एंड आर्ट रिलेटेड चीजें होंगी, राइट। अब अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सक्षम, सक्षम किसी को इनेबल करने की बात हो रही है। अभी मैं सिर्फ वर्ड पे जा रहा हूं, अभी मैंने स्टेटमेंट नहीं पढ़ी है। नेक्स्ट इज ईशान उदय। ईशान उदय हिंदी शब्द है, और जिसको हिंदी थोड़ी बहुत सही से आती है उदय का मतलब समझता है कि भाई उदय का मतलब है किसी चीज को, कैसे समझाऊं, उदय मतलब किसी चीज का नई शुरुआत होना या फिर प्रोग्रेस होना, ऐसे कुछ मान सकते हैं आप। और ईशान, ईशान होता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को हिंदी में ईशान बोलते हैं। जिसको ये बात पता थी उसके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा, जिसको नहीं पता थी हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रगति। प्रगति मतलब प्रोग्रेस की बात की जा रही है। चलो अब पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट्स। अ स्कीम ऑफ AICTE aimed at providing assistance for advancement of girls participation in technical education। ये टेक्निकल एजुकेशन की बात कर रहा है और गर्ल्स की बात कर रहा है। अभी तक देख के हमें नहीं समझ में आ रहा है कौन सा हो सकता है। ठीक है, सक्षम भी हो सकता है, उन्हें इनेबल होने की बात हो रही है। ईशान उदय हार्डली पॉसिबल, मुझे तो हाईली अनलाइकली लग रहा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड बात नहीं हो रही। ऑल्दो उदय से रिलेट कर सकते हैं लेकिन गर्ल्स वाला सीन नहीं दिख रहा है इसमें मुझे। प्रगति प्रोग्रेस की बात हो रही है, यस इसे हम मान सकते हैं कि ये भी रिलेट कर रहा है। बी स्टेटमेंट पे आते हैं। एम्स एट स्किल डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ डिजाइन एंड टेक्नोलॉजीज एनहेंसिंग द इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट ऑफ दोज एंगेज्ड इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स एज अ मींस ऑफ लाइवलीहुड। देखो, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स आर्ट्स की बात कर रहा है और लाइवलीहुड की बात कर रहा है, मतलब ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की बात कर रहा है और एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। तो ये फर्स्ट वाले से युक्ति हो गया कलाकृति की तकनीक, इससे बहुत रिलेट कर रहा है। तो मैं भी वन का बी मान के चलता हूं, बाकी आगे देख लेंगे। नेक्स्ट आता है स्कॉलरशिप स्कीम फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। ओके, तो किसी को सक्षम बनाने की बात हो रही थी यहाँ पे, जो अक्षम था उसे सक्षम बनाने की बात हो रही है, तो ये काफी मैच कर जाता है यहाँ पर। और नेक्स्ट है स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन मतलब ईशान उदय, तो मैं इसे डी मानूंगा, इसे सी मानूंगा। प्रगति हमारा बचता है, ये ए हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा फिर बी। नेक्स्ट आते हैं, हमेशा याद रखना जिस भी क्वेश्चन में जितनी ज्यादा चीजें लिखी हुई होंगी उसे सॉल्व करने का उतना ही ज्यादा स्कोप आपके पास होगा। तो बड़े क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है। जितने ज्यादा बड़े क्वेश्चंस होते हैं, जितना ज्यादा टेक्स्ट उनमें होता है, दोज क्वेश्चंस आर दैट मच इजियर टू सॉल्व। नेक्स्ट आते हैं 17th क्वेश्चन। तो इसमें बात करते हैं बागर, बेट, नली या फिर नाली, खादर और बांगर। अब देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था तो मैंने सिर्फ और सिर्फ खादर और बांगर के बारे में पढ़ा था, क्योंकि ये एलुवियम है, ओल्ड और न्यू एलुवियम है। उसकी बात सॉइल टाइप्स है, उसकी बात ज्योग्राफी की हमारी एनसीईआरटी में की जाती है, इसलिए मुझे ये पहले से पता था। इससे अलग मुझे कोई चीज नहीं पता थी। तो देख लेते हैं
खादर और बांगर के बारे में यूजुअली लोगों को पता होता है। अगर आपको इतना भी नहीं पता तो मैं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन अनसॉल्वेबल है लॉजिकली। लेकिन अगर आपको इतना पता है तो हम इसमें कुछ तो हिला सकते हैं क्वेश्चन में। अब खादर का जिसको भी पता है, न्यू एलुवियम को हम खादर बोलते हैं। जो रिवर के आसपास जो मिट्टी होती है, नई मिट्टी होती है, जो रिवर लाके छोड़ती है अपने पास गंगा फ्लड प्लेन्स में या फिर यमुना फ्लड प्लेन्स में, उसे हम खादर बोलते हैं। इनफैक्ट नोएडा में जो हिंडन वाला एरिया है, हिंडन के आसपास के सारे एरिया को खादर बोला जाता है। वो सिर्फ इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो हिंडन के बिल्कुल पास में है। तो वहां की मिट्टी खादर मिट्टी है, इसलिए उस एरिया को खादर बोला जाता है। ये आपको शायद नहीं पता होगा। जो दिल्ली एनसीआर से रिलेटेड लोग हैं, दिल्ली एनसीआर के आसपास रहते हैं, शायद वो लोग इस बात को जानते होंगे। एनीवे, खादर न्यू एलुवियम को बोलते हैं हम। और बांगर जो होता है वो ओल्ड एलुवियम को बोलते हैं। पुरानी मिट्टी जो होती है, जो जैसे जो आज से हजारों लाखों साल पहले जो मिट्टी खादर रही होगी, वो आज के टाइम पे बांगर बन गई। कहने का मतलब वो ओल्ड एलुवियम हो गई है। तो ऐसे देखा जाए तो खादर जो मैच करता है वो डी ऑप्शन से मैच करता है, और बांगर जो है ई से करता है। तो आप देख रहे हो 4 का डी है, 5 का ई है। तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि 1 का ए हो, 2 का बी हो, 3 का सी हो, क्योंकि ये शायद इसी सीरीज में चल रहा होगा। तो अगर 4 और 5 का डी और ई हो, तो ऐसे सिर्फ दो ही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे। ए और डी को तो मैं काट देता हूं क्योंकि है ही नहीं। अब मैं, क्योंकि अब क्या है, मेरे पास और नॉलेज नहीं है, और देखा जा रहा है कि 4 का डी है, 5 का ई है, तो मैं मान के चलूंगा कि 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी है, और मैं सी को सही मान लूंगा। अगेन मैं कह रहा हूं, मैं 50-50 तक पहुंचा हूं, मैंने क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व नहीं किया है। लेकिन मैं एग्जाम में अगर बैठूंगा तो मैं तो यही करके आऊंगा, अगर 50-50 में जगह होगी तो। एनीवे, आंसर यही करेक्ट है इसका, सी। नेक्स्ट आते हैं हम 18th। तो ये तो हरियाणा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट प्लेसेस की लिस्ट लेंगे और उसे रट लेंगे। वो भी मैं आपको रटवा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उनमें से ही कुछ आ जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसे लॉजिकली करने का तो कुछ है नहीं। जिसको पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता उसको नहीं पता। तो बेसिकली इसका सी आंसर होगा कि गुजरी महल जो है वो हिसार में है। शेख चिल्ली स्टूम, जो ज्यादातर लोगों को पता होता है शेख चिल्ली के मकबरे के बारे में, वो हमारा कुरुक्षेत्र में है। तो अगर इतना पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और नहीं पता तो कुछ नहीं कर सकते। और हमारा जल महल जो है वो महेंद्रगढ़ में है। एनीवे, मूविंग ऑन, बिकॉज इसमें कुछ ज्यादा डिस्कस करने को है नहीं। आते हैं 19th क्वेश्चन पे। अब देखिए, पहली चीज, मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप उसमें हरियाणा के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन और उनमें आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स को याद कर सकते हैं। 20 से 25 मिनट का कोई वीडियो होगा वो, और आप एक बार देखेंगे कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन अभी हम ये एज्यूम करते हैं कि आपको नहीं आता वो। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कितना डीप तक सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से पढ़ लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है और उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं इंक्लूड किए जा रहे हैं, उसकी बात हो रही है। तो हिसार में कौन सा है? हिसार, फतेहाबाद, जींद, भिवानी, सिरसा। ओके। रोहतक में झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक। अब आप ये क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये हिसार डिवीजन में भी भिवानी को बता रहा है, और ये रोहतक डिवीजन में भी भिवानी को बता रहा है। तो क्लियरली दोनों तो सही नहीं होंगे। और मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, जब ऐसा कुछ होता है कि दोनों सही नहीं होंगे, तो दोनों को वो गलत भी नहीं देता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा कुछ मिल जाए आपको, तो एक को सही एक को गलत मानना। अब कौन से को सही कौन से को गलत मानना है वो नहीं पता हमें। तो कहने का मतलब, मैं देखूंगा जिस भी ऑप्शन में ए और बी साथ में दिया हुआ है वो तो आंसर नहीं होगा मेरा। तो ऐसे ऑप्शन ए मेरा आंसर नहीं होगा बिल्कुल भी। ओके। अब आते हैं सी वाले पे, करनाल। करनाल में है पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल। और डी अंबाला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर। अगेन एक सिमिलर पैटर्न मुझे देखने को मिलता है। ये दोनों में कुरुक्षेत्र बता रहा है, तो दोनों में तो नहीं हो सकता। तो सी और डी जहां भी ऑप्शन है वो भी मैं काट दूंगा। तो सी और डी, ये भी गलत आंसर है। तो ये देख के, बिल्कुल जीरो नॉलेज होते हुए भी, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कुछ भी नहीं पता कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस में आता है वगैरह वगैरह, बस जीरो नॉलेज होते हुए भी मैं 50-50 पर तो आ सकता हूँ, राइट।
अब इसके बाद सॉल्वेबल नहीं है, इसके बाद तो आप 50-50 है, या तो बी पर जाइए डी पर जाइए। अगर आप डी पर जाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे सही से, और बी पर जाएंगे तो अनफॉर्चुनेटली गलत हो जाएगा। लेकिन आप देखिए, चारों में से अगर आपको गेस ही करना है तो चार ऑप्शन है आपके पास, आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी होती है 25%। और जब आपके पास दो ऑप्शन है तो आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी होती है 50%। तो ऐसे अगर आप मान लीजिए पूरे पेपर में 10 क्वेश्चन भी ले लेते हैं, तो देर आर हाई चांसेस कि आपके 5 से 6 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चंस सही होंगे, विच विल गिव यू नेट पॉजिटिव। तो अगर आप 50-50 तक पहुंचते हैं तो आप ये मत सोचिए कि वेस्ट हो गया इतना सारा टाइम, हमने कुछ नहीं कर पाया, आंसर नहीं निकाल पाए। तो बेसिकली आपने अपने करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा दी। और जब आप ये मल्टीपल क्वेश्चंस में देखेंगे तो एक्यूमुलेट होकर आपको नेट पॉजिटिव स्कोर देता है। इसलिए अगर आप 50-50 में हैं तो आंसर जरूर मार्क करके आए, उस क्वेश्चन को छोड़ के ना आए। अगर आप श्योर शॉर्ट 50-50 तक पहुंच चुके हैं तो यहाँ पर आपका बी एंड डी ओनली आंसर है। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यादवेंद्र गार्डन पिंजोर पंचकुला एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। जल्दी से पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है ये, और फिर हम देखेंगे क्या गलत क्या सही हो सकता है। इट वॉज बिल्ट बाय नवाब फिदाई खान। ओके, नवाब फिदाई खान ने बनाया था, 15th सेंचुरी में बनाया था। दो दो चीजें दे दी हैं फैक्चुअल, तो दोनों में से एक भी अगर गलत होगी तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। मैंने मार्क कर लिया इसे। सेकंड स्टेटमेंट, द गार्डन इज एन एग्जांपल ऑफ मुगल गार्डन स्टाइल। अब ये भी गलत हो सकता है। थर्ड, इट वाज रिनोवेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट ऑफ पटियाला। ओके, रिनोवेटेड बाय प्रिंसली स्टेट ऑफ पटियाला। अब देखो, आपको प्राइमा फेसी लग रहा होगा कि तीनों को गलत करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट को देखो, ये बोल रहा है रिनोवेटेड। अब रिनोवेशन ना बहुत ही ब्रॉड टर्म है। रिनोवेशन में अगर एक दीवार पे पेंट भी करवा दिया होगा, या फिर घास खुदवा के नई लगवा दी होगी, या फिर उसका जो गेट है वो बदलवा दिया होगा, या फिर उसमें XYZ कोई भी काम करवा दिया होगा, हजारों लाखों पॉसिबिलिटीज हैं। अगर प्रिंसली स्टेट ऑफ पटियाला के रूलर्स ने कुछ भी वहां करवा दिया होगा तो उसे रिनोवेशन में काउंट किया जा सकता है। तो इसे गलत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप कैसे, कोई एग्जामिनर जिसने भी क्वेश्चन पेपर सेट किया है वो कैसे प्रूव करेगा कि प्रिंसली स्टेट ऑफ पटियाला के जो रूलर्स हैं उन्होंने यादविंद्र गार्डन पिंजोर में कुछ भी काम नहीं करवाया है। करवाया है ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देर इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन नहीं करवाया है, इसे तो प्रूव करना ही पड़ेगा। अब इसे प्रूव कैसे करेंगे? हाउ विल यू नो? मे बी कभी किसी ऑथर ने किसी बुक में इस चीज के बारे में लिख दिया हो, एग्जामिनर को ना पता हो, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो हिस्ट्री में, स्पेसिफिकली हिस्ट्री में, बाकी सब्जेक्ट्स में भी ये ट्रिक यूज होती है, लेकिन ये लॉजिक हिस्ट्री में बहुत यूज होता है कि जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं उन्हें प्रूव करना बहुत मुश्किल है हिस्ट्री में, लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को प्रूव करना उतना ही इजी हो जाता है हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में कोई भी स्टेटमेंट है, अगर वो अफर्मेटिव स्टेटमेंट है तो अपने मन में उसे एक बार नेगेटिव वे में बोल के देखिए, और देखिए क्या इसे प्रूव किया जा सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे बोला इट वॉज रिनोवेटेड बाय द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ पटियाला। ये तो अफर्मेटिव है। अब आप इसका नेगेटिव स्टेटमेंट बना के देखिए, इट वाज नॉट रिनोवेटेड बाय द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ पटियाला। अब आप मुझे ये बताइए, क्या इट वाज नॉट को आप प्रूव कर सकते हैं? अगर नहीं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही होगा। तो थर्ड को मैं यहाँ पर सही मान के चलता हूँ। हिस्ट्री में नेगेटिव स्टेटमेंट्स को प्रूव करना इज वेरी डिफिकल्ट। कहां पर इजीली किया जा सकता है इन्हें गलत, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर भी क्वेश्चन ऐसा कुछ मिलेगा हमें। तो अभी तो थर्ड बिल्कुल सही है, थर्ड को गलत नहीं किया जा सकता। अब थर्ड को गलत नहीं किया जा सकता, और ये पूछ रहा है करेक्ट ऑप्शंस, तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट तो हमारे आंसर में होगा ही होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को काट देता हूँ, क्योंकि इसमें थर्ड नहीं है। अब बी और सी को देखूं मैं, तो इसमें या तो 2 या 1 एक ही सही हो सकता है, दोनों सही नहीं हो सकते। तो इसमें से कौन से को सही कौन से को गलत मानूं मैं? अब देखो, यूज मैं क्या बोलूंगा, जिसमें ज्यादा फैक्ट है उसे गलत मानो, जिसमें कम फैक्ट है, अगर दोनों में ही फैक्ट है तो जिसमें कम फैक्ट है उसे सही मानो।
क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा कि गलत ही फैक्ट देगा। तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कि कौन से फैक्ट की ज्यादा सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, कौन से की कम। रीजन भी दूंगा मैं आपको इसके पीछे। ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी का खेल है सारा, कि दो फैक्ट है तो उसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, या तो दोनों गलत, या एक गलत, या दूसरा वाला एक गलत, या दोनों सही। चार ऑप्शंस बनते हैं। चार में से तीन ऑप्शंस जो हैं आपके, वो गलत होने का, और एक ऑप्शन आपका सही होने का। तो कहने का मतलब है, अगर आपके दो फैक्ट दिए हुए हैं तो 75% प्रोबेबिलिटी है कि वो गलत होगा, और 25% प्रोबेबिलिटी है कि वो सही होगा। और अगर एक ही फैक्ट दिया हुआ है तो या तो वो सही होगा या वो गलत होगा, मतलब 50-50 है दोनों। तो गलत होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ ज्यादा, पहले वाले में। तो इसका मतलब मैं मानूंगा जहां दो फैक्ट दिए हैं उसे मैं गलत मानूंगा, और जहां एक फैक्ट दिया उसे मैं सही मानूंगा। ये तो थी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन कि भाई कैसे किसी चीज को देखा जा सकता है प्रोबेबिलिटी के एंगल से, कि वो सही है गलत। दूसरा रीजन मैं आपको देता हूँ, मैं सेकंड वाले को क्यों सही मान रहा हूँ। अब आप देखिए, आपने हिस्ट्री में जब पढ़ाई करी होगी, अपने सिलेबस को पढ़ा होगा, और आपने गार्डन स्टाइल्स के बारे में पढ़ा होगा। तो आपने कुछ ही गार्डन स्टाइल्स के बारे में अगर पढ़ा होगा, तो आपने सबसे ज्यादा मुगल गार्डन स्टाइल, जो हम चार बाग बोलते हैं, जिसे ज्योमेट्रिकली चार सेक्शंस में बांट देते हैं पानी एक वाटर बॉडी के थ्रू, और उसमें फाउंटेन्स वगैरह लगा देते हैं, वो मुगल गार्डन स्टाइल होता है। या हद से ज्यादा आपने ब्रिटिश गार्डन स्टाइल के बारे में सुन लिया होगा, या फिर टेम्पल गार्डन स्टाइल्स के बारे में। बस, अगर ऐसा है तो आप बताइए, ये जो यादवेंद्र गार्डन है पिंजौर पंचकुला में, क्या ये टेम्पल स्टाइल हो सकता है, या फिर ये ब्रिटिश वाल से रिलेटेड है पिंजौर, नहीं, राइट। तो हम मुगल गार्डन स्टाइल को सही मानेंगे। और अगर ये सही मानेंगे तो हमारे 2 और 3 दोनों सही हैं। इसका मतलब 1 हमारा गलत है। तो अगर आपको यहाँ पर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको सही लगा गलत लगा हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बता दीजिएगा। आई विल करेक्ट माई सेल्फ। और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वो भी बता दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।